तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। औरंगजेब। तो बताना है कि औरंगजेब का शासनकाल कितना से कितना तक था? 1658 से 1707। सही बोले हैं, 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1618। वो गलत है, 3 अक्टूबर है सही। अच्छा, इसमें दिया है 24 अक्टूबर 1618 है। महादेवों का गलती दिया है, वो ये पढ़िएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब का बचपन जो है अधिकांश समय कहाँ बीता था? नूरजहां के पास। और औरंगजेब का शादी किसके साथ हुआ है? दिलरास बानो बेगम फारस की थी। कब हुआ था? 1637 में। औरंगजेब का राज्य अभिषेक कितना बार हुआ है? 2 बार एक बार 58 एक बार 58, एक बार 59। पूरा मतलब मुगल शासक में एक ही कोई औरंगजेब है जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ। एक बार आपको बताना है कि औरंगजेब किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? आलमगीर बादशाह। औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। औरंगजेब के गुरु कौन थे? हकीम। सही है। औरंगजेब किस धर्म को मानता है? सुन्नी धर्म। हाँ, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? जय सिंह और शिवाजी 1665। 22 जून 1665। कौन मुगल शासक था जो शिवाजी को कैद कर लिया था? औरंगजेब था। तो शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? जयपुर। रायगढ़ किला। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब तेग बहादुर 9वें गुरु थे। कौन सा मुगल शासक जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था? और ऐसा मुगल शासक में कौन उसको खत्म किया था? अकबर खत्म किया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ किया? औरंगाबाद में 1689। अब आपको बताना है कि कौन ऐसा पहला शासक था जो मतलब सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था पूरा, मतलब ओवरऑल? मीर कासिम 712 ईस्वी में। और फिरोज तुगलक भी ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलता था। अकबर जजिया कर को कब बंद कर दिया था? 1564 में। औरंगजेब फिर से शुरू कर दिया था। जजिया को अंतिम रूप से कौन समाप्त किया था पूरा भारत में? मोहम्मद शाह। सही बोला है, 1720 में। अब आपको बताना है कि औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजा राम और गोकुला। सही है। जाटों ने विद्रोह में किसके मकबरे को लूट लिया था? अकबर का मकबरा था। सही। भरतपुर राजवंश की स्थापना कौन किया था? चूड़ामन भतीजा था। और बीजापुर और गोलकोंडा को औरंगजेब कब मिला लिया था अपने? 86 में बीजापुर को और 87 में गोलकोंडा को। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बीजापुर और गोलकोंडा को कौन सा मुगल शासक अपने राज्य में मिलाया था? औरंगजेब। मदाना और अकना ब्राह्मणों का संबंध किस शासक से? गोलकोंडा से। शासक अबुल हसन। हाँ। किस मुगल शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? लगभग 337। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को कौन नियुक्त किया था? औरंगजेब ही किया था। औरंगजेब का कौन सा पुत्र उसके साथ विद्रोह कर दिया था? अकबर। किसके बहकावे में किया था? दुर्गादास। औरंगजेब ने किसे अपना शासन का प्रमुख आधार बनाया था? कुरान। यही मुगल शासक था जो अपने दरबार में दीपावली त्योहार मतलब होली सब बंद कर दिया था। हाँ, सिक्के पर कलमा गुदवाना भी बंद कर दिया था। नौरोज भांग की खेती सब बंद कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बीना। सही बोले हैं। औरंगजेब के समय कौन कौन से मतलब मूर्ति तोड़ा गया? औरंगजेब कौन कौन सा मूर्ति को तोड़ दिया था? केशव देव राय मंदिर। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 20 फरवरी 1707।
और उसको दफनाया कहाँ गया? औरंगजेब को नहीं दैमा को दिवा है सही है ना? हाँ, खुलदाबाद। रोजा कहते हैं उसको, उसका नाम भी एक और। महाराष्ट्र में है सर। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20। औरंगजेब अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य किसको मानता था? दारुल इस्लाम, हर को दारुल इस्लाम में दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, यानी काफिरों के देश को इस्लामिक देश में। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख चिकित्सक कौन था? बर्नियर, जो कि सही है। और मंत्री परिषद को मुगल काल में क्या कहा जाता था? विजारत। अब बाबर के शासनकाल में सबसे वजीर, सही बोला है। हाँ। अब मुगल काल के सम्राटों के बाद शासन कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वकील। अब मुगल काल में सर्वाधिक समय तक दीवान रहने का मतलब कौन दीवान रहा था? 31 साल असद खान। सही बोला है, असद खान। किसके हस्ताक्षर के बाद सेना को हर महीने वेतन नहीं, सरखत। नहीं, उस पे हस्ताक्षर करता था, लेकिन मीर बख्शी करता था। और सेना के वेतन के लिए जिस पत्र पे हस्ताक्षर किया जाता था उसको सरकत पत्र कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र। लगानहीन भूमि को हम लोग मदद मास भी कहते हैं। और सम्राट का जो घरेलू विभाग था उसका प्रधान कौन होता था? मीर समा। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था? अच्छा नाम है गुड्डू के भाषा में। दरोगा एक डाक चौकी। और आम जनता के दुष्चरित्र से बचने के लिए कौन सा मतलब कार्य कौन करता था? सही बोले, मुहतसिब था। प्रशासन की सुविधा के लिए मुगल साम्राज्य को मतलब बंटवारा कैसे किया गया था? मनसब में 3 सूबों को सरकार, परगना के बाद जिला था, उसके बाद ग्राम था। सबसे छोटा ग्राम सूबा, सरकार, परगना, जिला, ग्राम। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम को और किस नाम से जाना जाता? मौदा या दीप। अब मौदा के अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उसको क्या कहा जाता था? नांगला। अब आपको बताना मुगल काल के प्रमुख अधिकारी का कार्य। तो अब आपको बताना कि प्रांतों में शांति स्थापित कौन करता था? सूबेदार। सही बोले हैं। प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान। राजस्व का। प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? हाँ, बख्शी होता था। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी कौन होता था? फौजदार। और जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता था? आमिल या अमल गुजार। प्रांत का पूछेगा तो उसका दीवान हो जाएगा, लेकिन जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी पूछेगा तो आमिल या नगर प्रधान कौन होता था? नगर का प्रधान कोतवाल। अब परगने का प्रमुख कौन होता था? अमील तो अभी आया था ना। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। अब परगने का प्रमुख अधिकारी, हाँ सही बोले, सिकदार। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला और लगान निर्धारित करने वाला क्या कहलाता था? आमिल। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि, यानी सरकारी भूमि। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जमींदारी भूमि, जागीर भूमि। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को क्या कहा जाता था? सरयुगल या मदद ए मास। अब ये पढ़े थे उधर। उसको एक और नाम से जाना जाता था जिसको मिल्क कहा जाता था। अब भू राजस्व हेतु राय पद्धति का प्रयोग मुगल शासक कौन किया था? अकबर। सही बोले हैं, लेकिन इसका शुरुआत जो किया था शेरशाह किया था। शेरशाह कराया था, लेकिन अकबर अपनाया था। कोडोरी नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था?
1 करोड़ पुराना होता था। 1 करोड़ वसूलना होता था। दाम वसूलना करता रहता। इसका मान लीजिए नियुक्ति किया था अकबर के द्वारा। दहसाला नामक कर की नवीन प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? टोडरमल के कारण। हाँ, अकबर किया था 1580 में। वही टोडरमल इसका मेन जो है। टोडरमल वही, उसी का नाम टोडरमल बंदोबस्त भी है। अब आपको बताना है कि खेती के प्रकार में तो नियमित रूप से खेती की जाती थी, जिसमें मान लीजिए साल में 2 बार खेती होती थी, उसको क्या कहा जाता था? पोलज। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर होती थी पर्ती। 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर चांचर, बंजर। अब भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत कौन सा मुगल शासक किया था? अकबर। अब भू राजस्व का जो जब्ती प्रणाली था, किस तरह के भूमि पर लगाया जाता था? मतलब सरकारी भूमि जो होता था उसी पर, खालसा भूमि पे। अब भू राजस्व की नस्क प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? औरंगजेब। हाँ, सही बोले, औरंगजेब। इसमें कर का आधा भाग ले लिया जाता था। अब आपको बताना है कि मतलब जो किसान उसी गांव के भूमि पर खेती करते थे उसको क्या कहा जाता था? खुदकास्ट। और दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे उसको क्या कहा जाता था? पाहीकास्ट। खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे उनको मुजारियन। मुगल काल में नील उत्पादन में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बिहार, आगरा था। गुजरात का सरखेज था। उत्तम प्रकार का नील मिलता था बयाना क्षेत्र में सरखेज से। अफीम मुख्यतः कहाँ से? मालवा और बिहार से। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा? बिहार। और कपड़ा उद्योग के अंतर्गत कौन सी प्रथा प्रचलित थी मुगल काल में कपड़ा उद्योग के लिए? ददनी प्रथा। इसमें क्या किया जाता था कि जो भी कारीगर है उसको पहले ही पैसा दे दिया जाता था कि तुम मतलब कपड़ा बनाओ। उत्तम श्रेणी का ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता था? कश्मीर और लाहौर। सही बोला है, शाल कश्मीर और लाहौर से। मुगल काल में सर्वाधिक रुपये की ढलाई किसके शासनकाल में हुई थी? औरंगजेब। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक के समय में हुआ था? शाहजहां। अब आपको बताना है कि मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था है। तो जिस फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? गलाबक्सी। खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उससे लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? नसक। अब बोई गई फसल के आधार पर मतलब कौन सा फसल अभी बोया गया है उसके आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था उसको जब्ती। फसल काटने समय मतलब निर्धारित किया गया उसको नस्क। और होने के बाद फसल का कुछ भाग मतलब मान लीजिए सब चीज खत्म हो गया, कटाई पिटाई सब, जब पूरा अनाज बन गया तो कुछ भाग ले लेता था सरकार उसको गलाबक्सी। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा होता था? संसब। हाँ। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था इलाही। अब आपको बताना है कि मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का तो कौन होता था? मुहर। हम लोग में इलाही है ना, ये मतलब दूसरा है। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो 101 तोले का होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था संसब। सबसे बड़ा सिक्का। हाँ, सोने का सिक्का बोलेगा सर्वाधिक प्रचलित, तब मुहर। यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का, लेकिन पूछेगा कि सबसे बड़ा सोने का सिक्का तब हो जाएगा संसब। प्रचलित था मुहर है। सोने का गोल आकार का सिक्का को क्या कहा जाता था? इलाही। इसको इलाही कहा जाता था। गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का जो 5.5 तोले का होता था उसको कहा जाता था रहस। 25 तोले के सोने के सिक्के को कहा जाता था पतमा। 20 तोले के सोने को सिक्के कहा जाता था बिनसात। चांदी का सिक्का को रुपया भी कहा जाता था और जलाली भी कहा जाता था। अब मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का चांदी का रुपया था, लेन देन में तांबा का जो कि 1 रुपया में 40 दाम होते थे।
मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? मनसबदारी। मनसबदारी से शुरू कौन किया था? कौन सा शासक? अकबर। अब आपको बताना है कि 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता? अमीर आजम। अमीर आजम। और 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करना मनसबदार, और 500 से 2500 तक मनसब वाले को उमरा। अब आपको बताना है कि 2 अस्पा और सी अस्पा व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था? जहांगीर। आज 2 अस्पा सी अस्पा की व्यवस्था करने के बाद सर्वप्रथम यह पद किसको दिया था? सही बोले हैं, महावत खां को